हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला करने वाले संदिग्ध ने यह माना है कि उसका मकसद इमरान खान की हत्या करना था। उसके कबूलनामे से पूरे देश में सनसनी फैल गई। उसको हमले के दौरान पकड़ लिया गया। इस हमलावर ने इमरान खान पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। पहले इस हमलावर के मारे जाने की खबर भी आई थी। आरोप यह है कि डेक लगा करके शोर करते थे, जिसके कारण उसने इमरान को गोली मार दी। पाकिस्तान के वजीराबाद में एक रैली के दौरान पूर्व वजीर आजम इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में इमरान खान की जान बाल बाल बची, लेकिन उनके पैर में गोली लगी है। वारदात में 3-4 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें इमरान के करीबी भी बताए जा रहे हैं। गोलीबारी की घटना के फौरन बाद इमरान और दूसरे घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक काफी लोगों की मौजूदगी में हमलावर ने पिस्टल निकाली और फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान इमरान के समर्थकों ने हमलावर को धर दबोचा। खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था। बस वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था। उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है और एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ, और आपको भी लग सकती थी। लग जाती तो लग जाती। भारत का विदेश मंत्रालय भी पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। Actually, a development that just took place as I was coming to this briefing. This is something that we are closely keeping an eye on, and we'll continue to monitor the ongoing developments. But I don't have anything beyond that to say because this is just a developing story. इमरान को इलाज के लिए लाहौर के अस्पताल में ले जाया गया। उधर जानकारी है कि पाक पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं कि हमलावर कौन है और उसने क्यों इमरान पर हमला किया। लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने हमले की कड़ी निंदा की है और बदले की बात कर रही है। उधर इस घटना के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बन चुका है। पाकिस्तानी मामलों के जानकार का दावा है कि पीएम पद गंवाने के बाद इमरान पाक आर्मी और आईएसआई पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में इस जानलेवा हमले के पीछे उनके हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमलावर पकड़ा गया है, उसके पीछे कौन थे, पता लगाना बड़ा लाजमी है। क्योंकि साफ तौर पे शक है तो पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। हो सकता है कि ये शहबाज शरीफ के जो लोग हैं उन्होंने भी इस माफी का हमला करवाया हो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ख़त्म करने के लिए। और अगर शहबाज शरीफ ने इस माफी की कार्रवाई की है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है यानी आवाम खड़ा होता है कि नहीं, ये भी निर्भर होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का क्या पक्ष है। मुमकिन ये भी है कि इमरान के राजनीतिक विरोधियों का हाथ इस घटना में हो। वैसे भी इमरान की पार्टी पीटीआई ने इसे वेल प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान पर हमले की आखिरकार क्या वजह हो सकती है और इस हमले का क्या होगा पाकिस्तान की सियासत पर असर, ये बता रहे हमारे विशेष रक्षा विशेषज्ञ। आप भी देखिए। बड़े खुशकिस्मत है कि AK-47 की फायरिंग के बाद गोली केवल उनके पांव पे लगी है और उनकी जान बच गई है। ये तो साफ तौर पे नज़र आ रहा था कुछ दिन पहले कि इस माफी का जान हमला उनके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि इमरान खान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को बेनकाब करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि उनके सारे पोल वो खोलेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान आज कंगाली की तरफ है, पाकिस्तान में ज़बरदस्त बेरोज़गारी है, इसकी मुख्य वजह है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। उन्होंने कहा वास्तव में पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के 40% रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई खा जाती है। देखिए, जो हुआ है पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चीफ इमरान खान जी के खिलाफ आज ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल तहस नहस हो गई है। किसी को कोई खौफ नहीं है कि वो
हर कोई जो है आप देखिए वहां पे कंधे में बंदूक ऐसे डाल के घूमता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर शॉपिंग बैग लेके घूमते हैं उसके। तो ये दर्शाता है कि कोई भी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, इन्फोर्समेंट एजेंसी फेल हो गई है, कोई वहां पे कुछ रोक टोक नहीं है। इमरान खान इस समय प्राइम मिनिस्टर के ऑपोजिशन में है, आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब आपके अब ध्यान केंद्रित होता है कि इसके पीछे साजिश किसकी थी। ये अटैक कोई किसी चलते फिरते नौसिखिए ने नहीं किया, ये बड़ा प्लान्ड अटैक था। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली में जिंदगी की जद्दोजहद की। दिल्ली की दमघोटू हवा का असर जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। खतरनाक स्तर पर यह हवा का प्रदूषण पहुंच गया है। AQI ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से AQI के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लेने की संभावना भी जताई जा रही है। शायद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोला जा सकता है। राज्य सरकार स्कूलों, कॉलेजों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और तमाम इंस्टीट्यूट को ऑड इवन के आधार पर चलाने का फैसला ले सकती है। अगर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता है तो आधे आधे छात्रों को क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आधे छात्रों को 3 दिन घर पर रहना होगा और आधे छात्र स्कूल आएंगे। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से तमाम स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद करने का सुझाव दिया गया था। तो राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का जो स्तर है वो 500 के करीब पहुंच गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों में लोग कान, नाक और गले में इंफेक्शन महसूस कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली पर वायु प्रदूषण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। 15 नवंबर तक इससे छुटकारा पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा वगैरह में पराली जल रही है, मेन तो रीजन ये। दूसरे दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। मेन कारण ये है, ट्रैफिक है और पराली का है। और ये इन्हीं दिनों ज़्यादा होता है, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा होता है, जब तक पराली जलेंगी। मिशन का पहले जो मिस्टर केजरीवाल ने एक बार शुरू किया था, ऑड इवन शुरू किया था, मे बी इट कैन बी रिन्यू, ये भी कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन इधर आके जो अभी देख रहे मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सही में यही है, सच है कि पोल्यूशन अभी आप देखेंगे तो लगभग 5-5:15 बजे है, लेकिन ये पोल्यूशन और धुएं की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो चुका है। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। CVC के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ डांस किया। लाल किला हमले का दोषी मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अशफाक आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला दिया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1321 नए केस सामने आए। मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लग गई। होटल के ऊपरी माले पर लगी आग से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। उमेश मिश्रा ने आज डीजीपी का कार्यभार संभाला। 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ML लाठर की जगह ली।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस जोर आजमाइश में जुटी है। जेडीए ने जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। कोटा में पुलिस के दबाव में युवक द्वारा सुसाइड मामले में एमपी पुलिस की बर्बरता सामने आई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, कई महिलाएं चोटिल हुई। बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रीगंगानगर 28 तारीख को पाक घुसपैठिए को मारने के मामले में शव को आज पाकिस्तान को सौंपा गया। जोधपुर के भीकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास हुआ। घटना की तस्वीरें सामने आई, पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट दूर जाकर गिरी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। अलवर के डेहरा शाहपुर गांव में लग्न टीका समारोह में हंगामा हुआ। वर पक्ष के एन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई। वधू पक्ष ने शादी तक तोड़ दी। बांसवाड़ा के कुंडल तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर निगम ग्रेटर के बीजेपी पार्षदों को जयपुर के पास चौमू पैलेस में रखा गया है। बाड़ेबंदी की पहली तस्वीरें सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी पार्षदों के बीच में नजर आए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये चौमू पैलेस के भीतर की सबसे पहली तस्वीरें, किस तरीके से बाड़ाबंदी के दौरान यहां पर भाजपा पार्षदों को रखा गया है और पार्षदों को कटारिया ने संबोधित भी किया है। कटारिया इन पार्षदों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी और बीजेपी इसे प्रशिक्षण शिविर कह रही है। बहरहाल सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें आप देख पा रहे न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां नगर निगम ग्रेटर के मेयर के चुनाव से पहले चौमू पैलेस के भीतर की तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच जयपुर से फोन लाइन पर है। महेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें, क्या माहौल है आखिरकार यहाँ का, भीतर का, क्या इसे लेकर और ज्यादा जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये आज नगर निगम ग्रेटर के महापौर के इलेक्शन के लिए जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ बाड़ेबंदी में जो उन्हें चौमू पैलेस में रखा गया है, आज पहला दिन है उनका और कल नॉमिनेशन होना है और उसके पहले आज ये जो तैयारी है उनकी वो यहाँ पर जो है जोर शोर से देखी भी जा रही है। एक उत्साह और एक जोश फूकना है और साथ ही में एकजुटता का जो मैसेज है वो यहाँ पर देना है। बड़े लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर अब पहुंचे हुए हैं क्योंकि दिन भर में बीजेपी कार्यालय पर कोई भी बड़ा लीडर नहीं आया था, लेकिन ये कैंप में जो है गुलाबचंद कटारिया जिनको की ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाजपा के जो ये पार्षद हैं उनको एकजुट रख करके और एक नाम उन्हें जो महापौर प्रत्याशी के तौर पर देना है, उसके लिए जो रायशुमारी है वो यहाँ पर की जा रही है और उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि किस तरह से जो है प्रशिक्षण भी एक तरह का ये रहेगा कि किस तरह से उन्हें वोटिंग करनी है उसमें। और ये जो तस्वीर है चौमू पैलेस की तस्वीर है जहां पर कि जो चौमू के विधायक हैं रामलाल शर्मा वो यहाँ पर मौजूद है, गुलाबचंद कटारिया जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो करीब 60 से ज्यादा पार्षद आज बीजेपी कार्यालय से 2 बसों में सवार होकर के यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में भी जो आने जाने का सिलसिला था, आने का सिलसिला था वो यहाँ पर जारी था। अपने निजी वाहनों से भी कई पार्षद जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और बाड़ेबंदी में रख करके जिस तरह से भाजपा ने यह जो है कोशिश की है कि पहले का जो इतिहास है विष्णु लाटा
जब तत्कालीन मेयर बने थे, उस दरमियान की जो बातें हैं वो वापस से नहीं दोहराई जा सके। इस कारण से फूक फूक करके जो है भाजपा कदम रख रही है और यही कारण तो उस वक्त जो महेश हुआ था कि कूद करके चले गए थे पीछे से और बीजेपी को बाद में पता चला, क्या इस बार उसे रोकने के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं यहाँ पर चौमू पैलेस में, या कोई भी आ जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बाड़ेबंदी जब भी की जाती है तो एक निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि पूरे तरह से एक सुरक्षित घेराव होता है और उसको भी जो है ना तो पार जा सकता है ना उनके पार जा सकता है, यानी कि आर पार जो जाने का सिस्टम होता है वो उसमें नहीं होता। वेरीफाइड आदमी ही वहां पर जा सकता है, जो बीजेपी के ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार कर रही थी कि उनका प्रशिक्षण है जो हम लगातार करते आए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं आज की क्राइम टॉप 10 खबरों पर। सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दूध के मिनी ट्रक